स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाव की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश पेश हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। सीधी सी बात है, उत्सर्जन तंत्र का मतलब सीधा सा है। आपके सामने एक वर्ड आ रहा है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है आप किसी पदार्थ को बाहर फेंक दो या बाहर कर दो, ग्रुप में से अलग कर दो। उत्सर्जित करना उसको हम कह सकते हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर जब हमने भोजन किया तो भोजन के अंदर जो भी पदार्थ हमने ग्रहण किए थे या भोजन के रूप में हमने जो भी पदार्थ ग्रहण किया, उस पदार्थ के अंदर उपस्थित जो पोषक तत्व थे या फिर हम ये कहें कि उसमें से जो आवश्यक पदार्थ था, वो आवश्यक पदार्थ को हमारे शरीर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद बाकी जो शेष पदार्थ बच गया, उस शेष पदार्थ का क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो विद्यार्थियों, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ आवश्यक पदार्थों को शरीर के अंदर रहने देता है, बाकी जो अपशिष्ट है, हानिकारक पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। उसी तंत्र की हम आज बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट तो विद्यार्थियों हमें ये समझना है कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या होती है उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन के लिए हम परिभाषा ये दे सकते हैं कि शरीर से हानिकारक पदार्थों को, या मैं ये कहूँ कि शरीर से हानिकारक पदार्थों तथा नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, वो क्रिया क्या कहलाती है, वो उत्सर्जन कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। यानी सीधी सी बात, उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ, शरीर से हानिकारक पदार्थ प्लस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाला, ये क्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपनी उत्सर्जन, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। अब विद्यार्थियों, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से हानिकारक पदार्थ हैं जिनको शरीर को उनकी आवश्यकता नहीं होती, या शरीर से उनको बाहर निकालना इतना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, हम बारी बारी से यहाँ बात करते हैं। हमने पिछले वीडियोस के अंदर एक तंत्र पढ़ा था, एक सिस्टम पढ़ा था हमारे शरीर का, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ये देखा कि O2 व CO2 इनका एक्सचेंज हो रहा था, इनका आदान प्रदान हो रहा था अंदर और बाहर। अब यहाँ O2 अंदर जा रही थी, CO2 बाहर आ रही थी, तो वहां भी आप अनुमान लगा सकते हैं। आप अपना दिमाग यूज करके, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप उसका एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शरीर के अंदर जा तो रही O2 है, लेकिन वापस कौन सी गैस आ रही है, वापस CO2 आ रही है। इसका मतलब शरीर को O2 की तो आवश्यकता है, इसलिए शरीर के अंदर जा रही है, और CO2 की आवश्यकता नहीं है, इसलिए शरीर से उसे बाहर भेजा जा रहा है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं CO2 की, इसकी बात करें CO2 की, प्लस अगर मैं बात करूं जल की, देखो जल शरीर की अधिकांश जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, उन जैविक प्रक्रियाओं के लिए जल एक अति आवश्यक घटक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। वैसे ही जल के बिना जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं हैं वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी संभव नहीं है कि वो हो जाएंगे। तो जब आप शरीर के अंदर जल की पूर्ति करते हैं, जब आप अतिरिक्त मात्रा में जल ग्रहण कर लेते हैं, तो शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वो तो ठीक है, वो तो यूज आ रही है, उपयोग हो रही है, लेकिन जो अतिरिक्त मात्रा में जल बच गया उसका क्या होता है। विद्यार्थी, आपको याद होगा, आप अपनी दैनिक क्रियाओं में ऐसे बहुत से काम करते हैं जिसके द्वारा आप अपने शरीर के अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मूत्र विसर्जन या मूत्र त्यागने की अगर बात की जाए, तो मूत्र त्याग के दौरान आप लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था के अंदर जल का निष्कासन करते हैं।
दूसरी अगर मैं बात करूं कि आप मान लो कि हार्ड वर्क कर रहे हो, कठिन परिश्रम आप कर रहे हो, धूप के अंदर, खेती के अंदर आप काम कर रहे हो, आपके पसीने आ रहे हैं, तो पसीने आने के दौरान भी आपके शरीर में पसीने के रूप में क्या आ रहा है, तरल अवस्था के अंदर जल ही आ रहा है बाहर। तो तरल अवस्था में जल पसीने के रूप में या फिर मूत्र के रूप में हम क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। इन दो के अलावा अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन या अपशिष्ट, इसकी बात करें, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, और नाइट्रोजनी अपशिष्ट की अगर अपन चर्चा करें तो अमोनिया हो सकती है, अमोनिया के रूप में या फिर यूरिक एसिड के रूप में, या अतिरिक्त मात्रा में शरीर के अंदर जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उसको हम मूत्र के साथ या मल के साथ हम शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। इसका मतलब विद्यार्थियों सीधा सा ये हुआ कि उत्सर्जन का सीधा सा मतलब ये कि शरीर से हानिकारक पदार्थ और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये तो क्या कहलाता है अपना उत्सर्जन। और उत्सर्जन के रूप में या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, अब यहाँ एक वर्ड और आया, उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब सीधा सा है कि वे पदार्थ जिनका आप शरीर से क्या कर देते हो, उत्सर्जन, वे पदार्थ जिनका या जिनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है या निकाला जाता है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं आपके उत्सर्जी पदार्थ। यानी उत्सर्जन क्रिया के दौरान उत्सर्जित होने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को हम क्या नाम देंगे, उत्सर्जी पदार्थ नाम देंगे। तो यहाँ दो क्रियाएं आ गई, उत्सर्जन आ गया, उत्सर्जी पदार्थ आ गया। अब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में आप CO2 भी ले सकते हैं, जल भी ले सकते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, वो कुछ भी हो सकता है कि आपके शरीर के द्वारा किस पदार्थ का उत्सर्जन किया जा रहा है, वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, किसी भी रूप के अंदर हो सकता है, आपको उसे शरीर से बाहर निकालना ही होता है। तो ये तो बात हुई विद्यार्थियों उत्सर्जन और उत्सर्जी पदार्थ। अब अगर हम यहाँ बात करें कि क्या इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं वो सारे के सारे एक ही टाइप का उत्सर्जी पदार्थ या एक ही प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, तो विद्यार्थियों यहाँ आपका आंसर होगा नहीं। अलग अलग आवास में रहने वाले जो जीव हैं वो अलग अलग तरीके के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं अगर उनको उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर बांटा जाए, इसके आधार पर, उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर, तो उन जीवों को मैं 3 कैटेगरी में रख सकता हूँ। कितनी कैटेगरी बना सकते हैं हम उनकी? 3 कैटेगरी बना सकते हैं। सबसे पहले अमोनोटेलिक, कौन से प्राणी होंगे? अमोनोटेलिक। दूसरे प्रकार के कौन से होंगे? दूसरे प्रकार के होंगे यूरियोटेलिक। दूसरा कौन होगा? यूरियोटेलिक। और तीसरे प्रकार के जीव होंगे यूरिकोटेलिक। यहाँ विद्यार्थियों आपको थोड़ा सा फोकस देना है कि आप किसी भी जीव को जब बांटते हो अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समूहों में, तो आपके पास कोई ना कोई आधार होना चाहिए कि आप किस आधार पर इस जीव को अलग कर रहे हो या इन प्राणियों को आप किस आधार पे बांट रहे हो। यहाँ हमारे पास आधार क्या है? हम उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर जीवों को बांट रहे हैं 3 श्रेणियों में। कौन कौन से हो गए? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब विद्यार्थी यहाँ नाम से स्पष्ट हो गया। सबसे पहली बात मैं करता हूँ अमोनोटेलिक प्रकार के प्राणियों की। तो अमोनोटेलिक प्राणी कौन होते हैं? अमोनोटेलिक प्राणी वो प्राणी होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं। यानी इस टाइप के जो प्राणी हैं ये प्राणी उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन
अमोनिया के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? अमोनिया के रूप में करते हैं। अब अमोनिया के रूप में अगर कोई प्राणी अपने उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करता है तो आप उसे किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? आप उस प्राणी को अमोनोटेलिक कहेंगे। क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक प्रकार का प्राणी। इसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि इस प्रकार के प्राणी जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, तो अमोनिया के बारे में आपको पता है कि अमोनिया का उत्सर्जन जब किया जाता है तो उसमें जल की आवश्यकता ज्यादा होती है उत्सर्जित करने के लिए। इसका मतलब इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जलीय प्राणी। जलीय प्राणी। अगर मैं संघों की बात करूं तो पोरीफेरा संघ के जो प्राणी है वो भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, या हम ये कहें मत्स्य जो वर्ग है, मछली वर्ग जो जल के अंदर रहता है, लगभग जो मछलियां हैं वो जलीय प्राणी के अंतर्गत आ जाती है। तो जलीय जीव जितने भी हैं उनमें लगभग इस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। वो किस प्रकार के वर्ग के अंदर आते हैं? वो अमोनोटेलिक प्रकार के प्राणी होते हैं, क्योंकि जलीय जंतुओं के पास जल की तो कमी होती नहीं है और उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया जो है वो जल के साथ घुलनशील अवस्था में होकर फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो विद्यार्थियों बात हुई अपनी किसकी? अमोनोटेलिक प्रकार के प्राणी। यूरियोटेलिक की बात करें, यूरियोटेलिक प्राणी की बात करें तो ये प्राणी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करता है। यूरिया के रूप में करते, यानी ये अपने उत्सर्जित पदार्थ को यूरिया के रूप में उत्सर्जित करेंगे, यानी इनसे उत्सर्जित होने वाला जो पदार्थ है उसमें यूरिया की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हम स्वयं इसका एग्जाम्पल है। अगर हम अपनी बात करें कि हम कौन से वर्ग के अंदर आते हैं, तो हम स्वयं इस यूरियोटेलिक प्रकार के प्राणी है। हमारा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसमें यूरिया की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। विद्यार्थी ये हो गए दूसरे प्रकार के प्राणी। तीसरे प्रकार के प्राणी की मैं बात करता हूं, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक कौन होते हैं? ये प्राणी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल, इसका यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर, इसका उत्सर्जन कर रहे हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर रहे हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मरुस्थलीय जो जीव होते हैं, मरुस्थलीय जीव, वो मरुस्थलीय जीव यूरिकोटेलिक प्रकार के प्राणी आते हैं। यूरिकोटेलिक प्रकार के जो प्राणी है उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों ये तीन प्रकार के उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जीवों को हमने तीन समूहों में बांट दिया अलग अलग। पहला अमोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक, तीसरा यूरिकोटेलिक। यहाँ आपको यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है। यूरियोटेलिक में उत्सर्जित पदार्थ क्या होना है? यूरिया होना है। और यूरिकोटेलिक के अंदर उत्सर्जित पदार्थ क्या होना है? यूरिक अम्ल होना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों ये तो हमने बात कर ली नॉर्मल जो बेसिक चीज थी कि उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन किस रूप में किया जाता है। तो अगर CO2 और H2O की बात करें तो श्वसन क्रिया में हम CO2 का उत्सर्जन करते हैं, और जल पसीने के रूप में, और नाइट्रोजनी अपशिष्ट की अगर हम बात करें तो मूत्र या मल त्याग के रूप में हम इन पदार्थों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। फिर हमने देखा कि उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से होते हैं। वे पदार्थ जिनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते, हानिकारक होते हैं, उन हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो पदार्थ कहलाते हैं उत्सर्जित पदार्थ। इसके बाद हमने चर्चा की कि उत्सर्जित पदार्थ के उत्सर्जन के आधार पर जीव कितने प्रकार के हैं। तो हमने ये देखा कि जीव कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। इसके बाद विद्यार्थियों में बात करूंगा
अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर जो मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग की अगर मैं बात करूं तो अपने वृक्क, इन वृक्कों को अंग्रेजी के अंदर किडनी कहा जाता है। अन्य भाषा के अंदर इनको गुर्दे भी कहते हैं। और अगर हम अपनी ही भाषा की बात करें तो अपनी भाषा तो बड़ी निराली है। अपनी भाषा में इनको अलग अलग नामों से बोला जाता है। इसके बाल खराब हो गए, इसके गुर्दे खराब हो गए, इसके जो किडनी है वो खराब हो गई, या इसकी जो वृक्क है वो खराब हो गए। 3-4 नाम इनके लिए जाते हैं। मोस्टली जो नाम लिया जाता है वो कहा जाता है कि इनके बाल खराब हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर जो अपने पुराने जमाने के जो लोग हैं, अपने दादा दादी या माता पिता जो हैं, जो अगर थोड़ी सी एजुकेशन उन्होंने नहीं ली है, तो वो ये सीधा कहते हैं कि इसके किडनी खराब नहीं हुई है, इसकी बाल खराब हो चुके हैं। बल्कि मतलब दोनों का एक ही है, किडनी कह दो, वृक्क कह दो, या गुर्दे कह दो, या फिर उनको बाल कह दो। हमें इस उत्सर्जन तंत्र को समझने के लिए इसके मुख्य अंग यानी वृक्क को समझना पड़ेगा। और इस वृक्क के अंदर भी एक संरचना ऐसी है जो मोस्टली उत्सर्जन के लिए काम आती है, या उत्सर्जन तंत्र का मुख्य जो अंग है वो उसे ही माना जाता है, और उसको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन, या जिसको हिंदी में कहा जाता है वृक्काणु। और वो वृक्काणु उपस्थित होते हैं किसमें? वृक्क के अंदर उपस्थित होते हैं। अब किडनी की बात आ गई तो किडनी के बारे में हमें पता ही है। नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि किडनी की संख्या कितनी होती है या हमारे अंदर किडनी कितनी है, तो यहाँ हम बेसिक सी जानकारी देखते हैं इसकी ओर। संख्या कितनी? एक जोड़ी। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। अब एक जोड़ी का मतलब आप यहाँ एक नहीं लेंगे, एक जोड़ी का मतलब क्या हो गया? संख्या में कितनी होंगी? 2। एक जोड़ी का मतलब क्या है? 2 होंगी संख्या में, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। और ये होती कहाँ है? ये जो कशेरुक दंड होती है, उस कशेरुक दंड के दोनों तरफ पार्श्व में, उधर के नीचे की तरफ, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के पृष्ठ भाग के अंदर कशेरुक दंड के दोनों तरफ उपस्थित होती हैं अपने फीट। इसके बाद मैं बात करूं कि ये जो गुर्दे हैं, इन गुर्दों का वजन कितना होता है, यानी किडनी का वजन अनुमानतः कितना माना जाता है? तो आपको विद्यार्थी ये भी लगभग में याद रखना है, 120 ग्राम माना जाता है। एक किडनी का वजन कितना है? लगभग 120 ग्राम एक किडनी का वजन माना गया। तो विद्यार्थी ये मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, उत्सर्जन है क्या, उत्सर्जी पदार्थ कौन है, मुख्य उत्सर्जी अंग हमारे शरीर में कौन सा है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग जीवों में हो सकते हैं, संख्या क्या होती है, उसकी वजन क्या होता है, और उसके साथ हमने ये भी देख लिया कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वृक्क है इसकी संरचना कैसी होती है, इस वृक्क की संरचना में कौन कौन सी अन्य और भी चीजें शामिल हैं जो उत्सर्जन के लिए सहायक होती है। तो विद्यार्थियों, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।